हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन जो है इसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। 10th नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग कवर कर लेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगी और जो भी उसका आंसर है वो भी आपको पता चल जाएगा। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स? यानी कि ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। देखो, रिप्रोडक्शन क्या करता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है एक चीज की एश्योरेंस हो जाती है कि वो जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू करेगी थ्राइव करना, यानी कि वो स्पीसीज कंटिन्यूटी में रहेगी। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। जितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, क्यों हुई हैं? ऑब्वियसली वो उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि वो स्पीसीज ही खत्म हो गई। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी स्पीसीज कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यूटी ऑफ एक स्पीसीज उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो आती रहेगी। ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन इस चीज को इंश्योर करता है। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। ऑल्सो ये वेराइटी भी लेके आता है। अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या लेके आता है? वेराइटी लेके आता है। नाउ वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द स्पीसीज टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज वेरिएशन शो करती है, मतलब पहले वाले से कुछ भी डिफरेंस लाती है, तो उसकी वजह से वो बेटर तरीके से अडॉप्ट कर पाती है, रह पाती है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाती है और सर्वाइव करवा पाती है। नाउ विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? वाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसिडर किया जाता है कि वो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और उसका रीजन है सबसे पहला वेरिएशन। मैं आपको फिर से वही पॉइंट बता रही हूँ, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जब भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक खास बात ये होगी क्या कि यहाँ पे जो स्पीसीज आएगी, जो भी स्पीसीज आएगी उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होंगे और अगर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होंगे तो क्या होगा? तो फाइनली जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बेटर तरीके से सरवाइव कर पाएगा। सेम होने की वजह से वो इन्वायरमेंट में जो कंडीशन चेंज हो रही है उसमें सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बट जब वेरिएशन आती है वो थ्राइव कर पाते हैं, बेटर तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। सेकेंड है एडेप्टेशन। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडेप्ट बेटर टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट करती है, बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है और सर्वाइव कर पाती है। वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन? यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनको क्लोन क्यों माना जाता है? देखो, दो टर्म होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली मतलब जो जीन्स हैं, जो अंदर का कंपोजिशन है, और मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है बाहरी। तो जब भी ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें दोनों तरह के, जिसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, अंदर के भी और बाहर के भी। एंड इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉपी होते हैं, डिट्टो कॉपी होते हैं। क्लोन इज द टर्म गिवन टू इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लोन एक टर्म है जो दिया गया है किसी भी इंडिविजुअल को जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। Thus, the offspring produced by asexual reproduction are called clones. यानी कि जो offspring हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय asexual reproduction, वो क्लोन्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन तो नहीं आई ना, सेम पेरेंट से सेम बच्चे निकल के आ गए, दैट इज ऑफस्प्रिंग आ गए, तो कोई वेरिएशन नहीं आई, तो इसीलिए यहाँ पे हम उनको क्लोन्स बोलते हैं। Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? Is this statement always true? इसने क्या बोला? जो भी ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होंगे उनके चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा होंगे। जो अभी हम पढ़ के चुके हैं, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो दोनों पेरेंट्स के आएंगे। जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं, कोई ना कोई नई चीजें शो करते हैं, जिसकी वजह से स्पीसीज इवोल्यूशन होता है, यानी कि आगे स्पीसीज थोड़ा चेंज होती है। सपोज अभी हम बात करें टेक्नोलॉजी की, अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करेंगे तो हमें नई चीजें नहीं समझ में आएंगी, हम सर्वाइव उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, एज इन हमें बेसिक चीजों में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम अपने आप को चेंज करें तो हम बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, बेटर तरीके से फिट इन हो सकते हैं। नाउ सेम चीज हैपन विद ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जितना अच्छे से हम लोग अडॉप्ट करते हैं उतना अच्छे से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वो बेटर अडेप्ट करते हैं आसपास की कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि कोरोना है, वो भी तो चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वो अपने आप को बेटर बना रहा है क्योंकि उसे पता है कि कोई ना कोई वैक्सीन बन गया है। सो इसी तरह से हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी हर तरह से बेटर हो। और ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि दो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नाउ 2-4 चीजें मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी कवर किया है, आपको मेरे चैनल पे 12th बायोलॉजी सेक्शन में रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट मिल जाएगी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से कवर किए, जो आप वहां पे देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फिजन ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फिजन होता है, ये सब हम चीजें पढ़ ही चुके हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पे केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जो नए डॉटर सेल को राइज देता है और आपस में जो काफी हद तक आइडेंटिकल है टू द पेरेंट से, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय 2 पेरेंट्स, यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल एंड फीमेल। इट इन्वॉल्व्स मियोटिक सेल डिवीजन, उसमें माइटोटिक था, इसमें मियोटिक सेल डिवीजन इन्वॉल्व है जो प्रोड्यूस कर रहा है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच ऑन फ्यूजन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि वो फ्यूजन पे ऐसे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो कि पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट है। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। What is vegetative propagation? Give 2 suitable examples. Vegetative propagation is the formation of new plants from vegetative units. क्या होता है? नए प्लांट्स बनते हैं वेजिटेटिव यूनिट से, यानी कि नया, ना इसमें सीड फॉर्मेशन ना किसी चीज की बात हो रही, प्लांट के ही पार्ट से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि हम अगर देखें प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, सारी पोटैटो और इसमें अनियन सबकी आ गई, सबके पार्ट से हम दोबारा प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब ये नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देती है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इनको हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके यहाँ पे बड्स होते हैं, और ये जो बड्स होते हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। नाउ डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। अब आपको डिफाइन करना है कि जुवेनाइल फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है और सेनेसेंट फेज क्या है। जुवेनाइल फेज वो वाला फेज होता है कि जिससे पहले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे उसको एक मेच्योरिटी तक पहुंचना होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, एक एज है हर एक चीज की, शादी की हर एक चीज की एज है, तो हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी तक पहुंचना है इससे पहले कि वो रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंच रहा है, इसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। हाउएवर दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। दिस फेज इज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो फेज है इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है प्लांट्स के अंदर, और ये फेज डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि वो वाला फेज है, ये जो एंड होता है जैसे जुवेनाइल, तब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। इस फेज के टाइम पे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। हायर प्लांट में दिस फेज कैन इजीली सीन व्हेन दे कम टू फ्लावर, बट इन एनिमल, यानी कि प्लांट्स में जो कि प्लांट्स और हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आप ये बड़े आराम से देख सकते हो जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एनिमल में जो जुवेनाइल फेज है वो फॉलो होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस से। बाहरी चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ओवरऑल चेंजेस आते हैं, जिससे पहले कि वो रिप्रोडक्टिव मतलब एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करें। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल पीरियड। जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो भी अलग अलग पीरियड का होता है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक सम प्लांट्स, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे साल फ्लावर देते हैं, कुछ केवल सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं। एनिमल्स जैसे कि वो कभी कभार सीजनली एग देते हैं, लेकिन कैप्टिविटी में जैसे कि अगर मुर्गी है, मुर्गी को पोल्ट्री फार्म में इस तरह से उसकी बॉडी में चेंजेस लाए जाते हैं कि वो बार बार एग देते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल फीमेल मैमल, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस टाइम पे एक्टिव होते हैं या वो रिप्रोडक्टिवली जिसे कहते हैं एक्टिव होते हैं। ना सेनेसेंट फेज की बात करते हैं। दिस इज द एंड। एंड मतलब बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगे,
ये रिप्रोडक्टिव फेज के एंड में स्टार्ट होता है। इस फेज के टाइम पे जो लाइफ स्पेन है बेसिकली कैसे शो होता है, मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़े एज के लोग होते हैं उनको बहुत हेल्दी खाना चाहिए, फिट रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी का जो नेचुरल एक मेथड है हर चीज को डाइजेस्ट करने का, वर्क करने का, वो स्लो हो रहा है। ऐसे में इट इज इंपॉर्टेंट कि ध्यान रखा जाए कि वो ढंग से हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट्स ऑफ इट कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज करते हैं, लाइक उनकी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है इन स्पाइट, उन्हें पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों? हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब स्पीसीज मल्टीप्लाई करती हैं, इवोल्यूशन अच्छे से होता है, एंड फाइनली वेरिएशन देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables higher organism to survive during unfavorable condition। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? हायर ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में मदद करवाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। नाउ व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड? मियोसिस के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, गैमेटोजेनेसिस यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपस में ये कैसे इंटरलिंक्ड हैं? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड नहीं होते हैं, गैमेट फॉर्म होते हैं। नाउ मेल और फीमेल में अलग अलग गैमेट्स फॉर्म होते हैं। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नंबर एंड फॉर्म्ड बाय मियोसिस, सो द क्रोमोसोम नंबर इज हैप्लॉइड। तो बेसिकली जिस प्रोसेस से वो बने हैं वो प्रोसेस क्या है, मियोसिस की वजह से, क्योंकि मियोसिस के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हैप्लॉइड आएगा। इस वजह से कितना भी हम बात कर लें, बट मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। सो दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12th क्लास की। इसके बाद में एक और पार्ट में इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगी जो 12th क्लास के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो या एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियो दिखेंगी जिसमें आप अलग अलग चीजों को कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर एवरी सिंगल चैप्टर, इसको जरूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।